नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने में बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए। कोरोना काल, अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास और हाथरस कांड के बीच ये उपचुनाव हुए हैं। ऐसे में उपचुनाव के नतीजों से ये साफ हो जाएगा कि बदले हालात के बीच जनता का सियासी मूड क्या है, क्योंकि 2020 का ये उपचुनाव 2022 की अग्नि परीक्षा से पहले बहुत मायने रखता है। हम आपको सभी 7 विधानसभा सीटों की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे। साथ ही हमारे सहयोगी जो कि ग्राउंड जीरो का हाल बताएंगे, उनसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर विधानसभा पर जो उन्होंने कवरेज की अब तक, उसके हिसाब से कल कौन बाजी मारेगा। साथ ही ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े का खेल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हमने उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष के अंदर 3 लाख नौजवानों को नौकरी दी। किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। और भारतीय जनता पार्टी जो झूठा प्रचार हो सकता है वो भी करती है। ना कि नकली संत जैसे कि गोरखपुर में बैठे हैं, उस तरह के संत नहीं। आज सड़क पर लाठी खाने का काम, आपकी आवाज, किसानों की आवाज, गरीबों की आवाज, महिलाओं के सुरक्षा के सवाल पर कौन संघर्ष कर रहा है? यूपी के उपचुनावी संग्राम का परिणाम आने में अब थोड़ा वक्त और है और फिर नतीजे तय करेंगे यूपी की सियासत के आगे की राह। जिन 7 सीटों पर जहां सत्ता पर काबिज बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी, हालांकि माफियाओं के खिलाफ एक्शन, राम मंदिर का शिलान्यास और कोरोना के दौरान रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं का हवाला देकर बीजेपी ने माहौल बनाने की कोशिश की। ऐसे में नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर जनता की मुहर लग जाएगी। लेकिन अगर विपक्षी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये बीजेपी के लिए मंथन का वक्त होगा। 2017 में इन 7 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी के पास थी, जबकि एक सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। उपचुनाव में बीजेपी ने जहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव में पूरा दमखम लगाया था और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर हमले हुए थे। यही वजह है कि विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी ये उपचुनाव नाक का सवाल है। इन चुनाव के दौरान सरकार के कामकाज को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर खूब नाचना चाहा। चुनावी नतीजे ये भी तय करेंगे यूपी में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये उपचुनाव 2022 के सेमीफाइनल की तरह है और ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ की सियासी चाल देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। टीम न्यूज स्टेट। तो मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी निखिल शर्मा जुड़ रहे हैं और कानपुर के घाटमपुर सीट का हाल बताएंगे मेरे सहयोगी अमित सिंह। चूंकि उन्नाव बगल में है कानपुर के, इसलिए अमित से उन्नाव का भी हाल पूछ लेंगे कि कल कौन जीत रहा है और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हालात क्या हैं। लेकिन आइए कुछ ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं दरअसल कि कौन कौन से किस पार्टी के प्रत्याशी हैं जो लगातार वो ये माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कल क्या होने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और इन आंकड़ों को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल चल क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले उन्नाव का हम जिक्र कर रहे थे, तो उन्नाव में हालात क्या है आपको बताने की कोशिश। ये देखिए, ये उन्नाव विधानसभा का समीकरण है। कुलदीप सिंह सेंगर के जेल जाने के बाद, उनको सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। देखिए, महेश पाल यहाँ पर बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, आरती वाजपेयी यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और श्रीकांत कटियार यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये बांगरमऊ के हालात हैं। अब जो अगली विधानसभा है वो देवरिया की विधानसभा की सीट की आपको बात बताते हैं। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी पहले भी सपा से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। यहां पर इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है और इस बार मैदान में अभय त्रिपाठी यहाँ बीएसपी से उम्मीदवार हैं और सत्य प्रकाश मणि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा अमरोहा, नौगांव, सादात से आप अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जावेद आब्दी यहाँ पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही फुरकान अहमद बीएसपी से और साथ ही कमलेश सिंह कांग्रेस से चुनाव। और इसके अलावा टुंडला का क्या गणित है ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर प्रेमपाल धनगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, जीव कुमार बीएसपी से और महराज सिंह धनगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। एसपी सिंह बघेल के सांसद बनने के बाद से ये सीट खाली हुई थी। और ये घाटमपुर सीट जो है ये कानपुर में है। कमला रानी वरुण के कोरोना हो जाने के बाद उनका निधन हो गया था, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी।
यहाँ पर उपेंद्र पासवान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। कृपा शंकर जो अभी विवादों में आ गए थे नोट बांटने को लेकर, ये कांग्रेस के प्रत्याशी। इंद्रजीत कोरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनका मुकाबला जौनपुर की मल्हनी सीट पर पारसनाथ यादव के निधन के बाद से वो सीट खाली हो गई थी, उसमें क्या हालात है आपको बता दें। धनंजय सिंह यहाँ पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का ये एक भूल सुधार कर लें। दरअसल समाजवादी पार्टी से वहां पर मल्हनी में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लक्की यादव चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पारसनाथ यादव के बेटे हैं। ये कुछ गलत है, बाद में इसको हम सही कराएंगे। मनोज सिंह भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं और राकेश सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। ये हालात है। बुलंदशहर के हालात क्या है आपको आइए बताने की कोशिश करते हैं। प्रवीण तेवतिया यहाँ पर आरएलडी से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने यहाँ समर्थन कर दिया है इस सीट पर। इसके अलावा बीजेपी से उषा सिरोही, ये उषा सिरोही चुनाव लड़ रही हैं, इनको टिकट मिला है। इनके पति जो विधायक थे उनका देहांत हो गया था, वीरेंद्र सिंह सिरोही, उसके बाद से इनको टिकट मिला। सुशील चौधरी कांग्रेस से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बड़ा टफ मुकाबला है सारे जगहों पर और स्थिति कल साफ हो जाएगी, लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा कड़ा मुकाबला कहां कहां है हम आपको बता दें। बुलंदशहर सदर सीट से जो कड़ा मुकाबला है वो उषा सिरोही और प्रवीण कुमार के बीच है। आरएलडी के घाटमपुर में हालात क्या है आपको बताते हैं। उपेंद्र पासवान बीजेपी से और कुलदीप संखवार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। इसके अलावा टुंडला में हालात क्या है आपको बताते हैं। प्रेमपाल धनगर भारतीय जनता पार्टी और महराज सिंह धनकर समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच बेहद कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। देवरिया सीट बहुत फाइटिंग सीट बताई जा रही है। सत्यप्रकाश मणि जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जो कि इस सीट से पहले भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी, व फिर से समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है। इसके अलावा नौगावा सादात सीट से आपको बताते हैं संगीता चौहान जो कि चेतन चौहान की पत्नी है, उनको टिकट मिला है और फुरकान अहमद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। इसके अलावा मल्हनी, जौनपुर की मल्हनी जो सीट है उसमें मनोज सिंह भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी से जेपी दुबे के बीच मुकाबला है। हालांकि एक प्रत्याशी जो कि हमारे लगातार जौनपुर जो सीट है उस सीट पर जो हालात हैं वो ये है कि पारसनाथ यादव के जो बेटे हैं लकी यादव वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं और हालात ये है कि वो भी इस फाइटिंग में हैं और कहा यह जा रहा है कि कड़ा मुकाबला होने वाला है। पहले रुक करते हैं कानपुर का, हमारे सहयोगी अमित सिंह जुड़ गए हैं। अमित, मुझे एक बात बताइए कि घाटमपुर सीट पर कल क्या होगा, जो अब तक का आपका ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक। देखिए अंजीत, घाटमपुर सीट पर हमने करीब एक हफ्ते से ज़्यादा का समय ग्राउंड जो जीरो ग्राउंड था वहाँ पर हम रहे और लगातार हमने देखा कि वहाँ पर जो मतदाता है इस बार उपचुनाव को लेकर उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि सबको पता है कि ये जो चुनाव है उसमें जो सरकार है उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है, लेकिन बावजूद इसके लोग वोट देना चाहते थे, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है जब से घाटमपुर विधानसभा सीट बनी थी कभी भी वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज नहीं की थी। 2017 में पहली बार कमल रानी वरुण जिनका निधन हो गया था कोरोना के चलते, उन्होंने कमल खिलाया था घाटमपुर सीट पे और उसके बाद तमाम तरह के वादे किए थे। ऐसे में वो वादे वहां पर पूरे हुए कि नहीं, जो दावे किए जा रहे थे बाकी विपक्षी दलों के द्वारा कि बीजेपी ने यहाँ के जनता को छला है, उसमें कितनी सच्चाई है, इन सारी सवाल जवाब के साथ हम घाटमपुर पे एक हफ्ते करीब हमने वहाँ पर समय बिताया और चुनाव यानी जो वोटिंग के दिन पूरे दिन हम वहां पर रहे और हमने रिपोर्टिंग की। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं अगर घाटमपुर में कोई अप्रत्याशित परिणाम आता है तो उसके लिए हमें चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मुकाबला चारों मुख्य पार्टियों के बीच में है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो कमल रानी वरुण की जो विरासत है उसको वो कैसे बचाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो जनता है उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने वो ज़्यादा खुश नहीं दिखे। हालांकि कमल रानी वरुण की जो एक छवि थी वो एक ईमानदार नेता की थी, लोग जितने भी जनता वहाँ पे थी लोगों को उनके नाम से जानती थी और लोग उनको काफ़ी पसंद करते थे। लेकिन अब दुर्भाग्य से जब वो यहाँ नहीं है तो अब बीजेपी के जो कैंडिडेट खड़ा है उसको लेकर जनता क्या सोचती है, पिछले कामों को लेकर जनता क्या ऑब्जर्वेशन रखती है, इन सब बातों को लेकर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए जो राह है वो आसान नहीं होने वाली है और बीजेपी को जो
टक्कर मिल रही है वो कांग्रेस से मिल रही है। ये हैरान करने वाली बात है। कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर दे रही है, क्योंकि जो वहां पर जो कैंडिडेट है कांग्रेस का वो लोकल है। तो अमित, आप ये कह रहे हैं, अमित आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का खेल खराब होता है तो कांग्रेस यहां से जीत जाएगी। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो जानकार हैं, हमारी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम वोट हैं वो बड़ी संख्या में कांग्रेस की ओर उनका झुकाव हुआ है। हालांकि ये परिणाम कल बताएंगे, सामने आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो शायद बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय आ रहा है लोगों के अपने अपनी राय भी सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा है। अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है अगर वो डार्क हॉर्स बन जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ मुकाबला चारों विपक्ष जो मुख्य पार्टियां हैं उन्हीं के बीच में है। घाटमपुर, चलिए बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। और अगली बार जब आऊंगा ना तो आपके पास बांगरमऊ सीट के बारे में पूछूंगा, क्योंकि आपके ठीक बगल में वो सीट है। अभिषेक मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक शर्मा लगातार दर्शकों से नजर बनाए हुए हैं चुनाव पर। अभिषेक, नौगांव सादात में क्या होगा, कल कौन जीतेगा? हाँ देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ईवीएम में परिणाम कैद है, लेकिन मामला बहुत क्लोज रहने वाला है सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच। इसमें थोड़ा सा ये है कि चुनाव सपा ने बहुत मजबूती से लड़ा है और बीजेपी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। बस एक थोड़ा सा पेच फंसता है उम्मीदवारों को लेकर। जो सपा से उम्मीदवार हैं वो थोड़ा सा राजनीति में परिपक्व हैं। जहां तक संगीता चौहान की बात करें, वो जनरल मैनेजर थी बैंक के अंदर, और पति की मृत्यु के बाद, कोरोना से मृत्यु हुई। चेतन चौहान एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, ओपनिंग बैट्समैन थे, गावस्कर के साथ उन्होंने ओपन किया है टेस्ट में। अब राजनीति के पिच में वो मंझे हुए खिलाड़ी हो गए थे, खेल मंत्री थे। लेकिन संगीता चौहान, उनकी धर्मपत्नी जो हैं, वो आई हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, वो जनरल मैनेजर थी। अब वो राजनीति की पिच में आई हैं। उनके अपोजिट जो आब्दी हैं वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अखिलेश यादव से उनकी खासी मजबूत जावेद आब्दी के बारे में नजदीकियां हैं। आपको याद होगा जी जावेद आब्दी की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से जो चाचा है अखिलेश यादव के, शिवपाल यादव ने उन्हें एक बार मन से धक्का दे दिया था, हटा दिया था। उसके बाद बहुत चर्चित हुए थे, अखिलेश के बहुत करीबी आ गए थे। चुनाव तो बहुत मजबूती से लड़ा है, लेकिन एक बहुत कटु सत्य है, ये मैं कहना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा। जो इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव, वो प्रशासन के होते हैं, सरकार के होते हैं, ऐसा माना जाता है। और कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ओपन सबूत नहीं होते, लेकिन सबको पता है कि क्या होता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व पड़ता है, लेकिन फिर भी ध्रुवीकरण हुआ है जाट वोटों में। 30% जाट वोट बीजेपी को गए हैं, 70 पलट गए सपा के पक्ष में। ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। अगर ये स्थिति बनती है, क्योंकि जब चेतन चौहान यहाँ से जीते थे तो जावेद आब्दी ही सपा से उम्मीदवार थे। 20,000 का अंतर था। 97,000 वोट मिली थी चेतन चौहान को और 75 के आसपास मिली थी जावेद आब्दी को। अब ये अंतर, गैप घटा पाते हैं जावेद आब्दी। ये भी माना जाता है उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं है। 62% वोटिंग परसेंटेज है यहाँ, जो ये बताता है कि मतदाताओं में बहुत ज्यादा उमंग थी, खुशी थी और उन्होंने पार्टिसिपेट किया है पूरी तरीके से। अब जिस भी पार्टी के कैंडिडेट को अच्छे परसेंटेज में वोट मिल जाएगी, लेकिन इतना जरूर है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन कह रही है, सपा और बीजेपी के बीच में बहुत कांटे की टक्कर रहने वाली है। संगीता चौहान और जावेद आब्दी बिल्कुल रात में ये मुतमईन नहीं हो सकते हैं कि वो ही जीत रहे हैं। उनको भी ये प्रेडिक्शन करने में मुश्किल होगी जैसे हमें हो रही है, क्योंकि फाइट जो है ना बड़ी क्लोज की रही है। और वैसे भी एक चीज मैं अंजीत आपको बता दूं, ये गढ़गंगा से आगे का इलाका जो है, जो पूर्व में चला जाता है, वो अखिलेश का थोड़ा सा गढ़ माना जाता है। संभल, मुरादाबाद, रामपुर और ये आपका गजरौला, अमरोहा, और गढ़गंगा से आप गाजियाबाद और मेरठ की तरफ चल देंगे तो वहाँ थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो जो हिस्सा है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो गंगा के इस किनारे और गंगा के उस किनारे कौन क्या करवट ले ले, क्योंकि हर 5 साल में यहाँ पे सत्ता परिवर्तित होते दिखाई दी है। ये दावे से कोई नहीं कह सकता कि पिछले चुनाव में अगर आपका विधायक जीता, जैसे मदन चौहान गढ़ से विधायक थे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और अच्छे मार्जिन से वो जीते थे, लेकिन 2017 के चुनाव में मदन चौहान को पटकनी मिल गई। तो बहुत क्लोज फाइट इस एरिया में रहती है। मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, ये जो एरियाज हैं, यहाँ अप एंड डाउन चलते हैं। और इस चुनाव में भी कल जब मतगणना
शुरू होगी उसके बाद कई राउंड में संगीता चौहान आगे दिखाई देंगी, कई राउंड में जावेद तो हमें भी कल आपको का दिखाई देंगे। इंतजार करना होगा। लेकिन ये आपका कहना कि आकलन ये है कि जावेद बहुत आदित्य जीत जाएंगे। तगड़ी फाइट है दोनों के बीच में, नतीजों के लिए इंतजार करना होगा। सुशांत, हमें एक बात बताइए, मल्हनी में क्या होगा, कौन मारेगा बाजी, क्या कहता है आपका आकलन? देखिए, जौनपुर की मल्हनी सीट की अगर बात की जाए तो मल्हनी सीट जब से ये परिसीमन के बाद मल्हनी सीट बनी है तब से ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है। और अब जब पारसनाथ यादव का निधन हो चुका है, उनके लड़के लकी यादव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, लकी यादव बहुत मजबूती से अपना दावा पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ धनंजय सिंह है। धनंजय सिंह वो शख्स हैं जो इसी सीट पर, जब मल्हनी इसका नाम नहीं था तब से इस सीट पर वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि एक ही पार्टी से विधायक नहीं रहे थे, एक ही पार्टी से विधायक 2 बार रहने वाले पारसनाथ यादव ही थे। अब जब लड़ाई है तो लड़ाई सीधी तौर पर जो अभी नजर आ रही है वो है कि धनंजय सिंह निर्दल और समाजवादी पार्टी के लकी यादव के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, जो सत्ताधारी दल है उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पर कभी अपना खाता नहीं खोल पाई है। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं से कमजोर होता दिख रहा है। उसका कारण यह है कि धनंजय सिंह जब चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर ठाकुर और ब्राह्मणों का वोट एक तरफ हो जाता है, बढ़ जाता है, और उससे बीजेपी को नुकसान होता है। दूसरी तरफ MY फैक्टर यानी कि मुस्लिम और यादव जो है वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का रुख करते हैं। और यही कारण है कि सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। एक तरफ वोट बढ़ जाते हैं और समाजवादी पार्टी MY फैक्टर को लेते हुए आसानी से जीत दर्ज करती है। और इस बार भी समाजवादी पार्टी उसी फैक्टर पर चल रही है। और अभी तक अगर चीज़ों को देखें तो यहाँ पर लकी यादव बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो धनंजय सिंह ने मजबूत दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में है, पर जिस तरीके से कड़ी टक्कर कही जाए वो कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मल्हनी की बात की जाए तो मल्हनी में लकी यादव और धनंजय सिंह के बीच सीधे सीधे टक्कर नजर आ रही है। ओके, ठीक है, तो आपके हिसाब से लकी यादव मजबूत हैं, कल का इंतजार करना होगा। निखिल, बताइए, लखनऊ में आसपास जिलों में किसी में चुनाव तो नहीं है, लेकिन लखनऊ सेंटर है जहां से इन 7 सीटों पर नजर रखी जा रही है। क्या चल रहा है पार्टी कार्यालय में वहां? निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दलों में इस बात की उत्सुकता है कि आखिर कल परिणाम क्या होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां करो और मरो की स्थिति है, चूंकि परसेप्शन बनना है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटों पर कब्जा चाहती है। लेकिन बेहद मुश्किल है, चूंकि लड़ाई समाजवादी पार्टी ने भी खूब लड़ी है, टक्कर भारतीय जनता पार्टी को खूब दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बहुत मेहनत की है। तो ऐसे में ये जो चुनाव है ये सबसे महत्वपूर्ण, जितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है उतना ही समाजवादी पार्टी के लिए, उतना ही कांग्रेस और बसपा के लिए। पूरे चुनाव पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो टीम थी, कोर कैडर की जो टीम थी, वो चुनावी मंथन में लगी रही, जगह जगह चुनाव प्रचार किया और इस बात की उम्मीद लगाई कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ रही है। 7 सीटों में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 1 समाजवादी पार्टी के पास थी, लिहाजा समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनौती बड़ी है 1 सीट को बचाना। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने खूब चुनावी प्रचार किया। हालांकि अखिलेश यादव नहीं उतरे, उन्होंने वर्चुअल रैली की और बहुत सारी जो है इस पर को लेकर सवाल भी खड़े हुए। तो कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत दिखाई, हालांकि बहुत शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का कहीं चुनाव प्रचार में नहीं दिखा। बहुजन समाज पार्टी ने भी काफ़ी मेहनत की है उपचुनाव में, हालांकि उपचुनाव बहुत जल्दी उन्होंने लड़ना शुरू किया, इससे पहले वो लड़ते नहीं थे। तो ये एक जो चुनावी समीकरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उससे एक संकेत बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जहां ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कब्जा करना चाहती, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए अगर 1 से 2 सीट मिल जाए तो वो संजीवनी का काम करेंगे। हालांकि 1 सीट उसके पास पिछले विधानसभा चुनाव में थी। वही कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि खाता खुल जाए तो कम से कम ये कहने को होगा कि कांग्रेस कुछ तो हम कर पाए। अमित, समय खत्म हो गया, बार बार कहा जा रहा खत्म करने के लिए। बांगरमऊ से कौन जीतेगा, 10 सेकंड में बताइए। बांगरमऊ में कौन जीतेगा अनजीते कल पता चलेगा, लेकिन जो आरती वाजपेयी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बेहद मजबूत स्थिति में है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर जो एक फूट की स्थिति है उसका फायदा आरती वाजपेयी को मिल सकता है। लेकिन शुक्रिया आप बीजेपी सबका, या कांग्रेस वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नतीजे कल आएंगे, इंतजार करना होगा।